हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनबी ई लर्निंग यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपको कक्षा 11वीं का चैप्टर है न्यायपालिका, उसको पढ़ाऊंगा। उसके बारे में जो भी डिटेल्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आपको नोट करवाऊंगा। तो वीडियो अंत तक देखते रहिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और जो साथी पहली बार जुड़े हैं एनबी लर्निंग को सब्सक्राइब करें। तो बेटा हमारा टॉपिक है, मैंने ऑलरेडी लिख दिया है बोर्ड पे, न्यायपालिका। ठीक है, कक्षा 11 का है। तो सबसे पहले चैप्टर शुरू करने से पहले आपको न्यायपालिका के बारे में बताता हूं। बेटा हमारी सरकार के 3 अंग हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका क्या होता है? संसद में जो मेंबर्स होते हैं, यानी जितने लोग कानून बनाते हैं, वो विधायिका के अंतर आते हैं। जो लोग कानून को एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कि लागू करवाते हैं, वो कार्यपालिका में आते हैं। और एक सरकार का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण अंग है बेटा, वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि न्यायपालिका स्वतंत्र है। हमारे देश में जो न्यायपालिका है बेटा, वो स्वतंत्र है। और न्यायपालिका के पास इतनी पावर है कि सामने कोई भी हो, चाहे कोई राजनेता हो, कोई अभिनेता हो, कोई कितना रईस हो, अगर उसने गलत किया है तो सजा उसको मिलकर रहेगी। ठीक है, तो न्यायपालिका सबसे मेन पॉइंट, भारतीय संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है। स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है। स्वतंत्र क्यों रखा गया बेटा? इसका एक लॉजिक है बेटा, ताकि किसी राजनेता के कहने पर, किसी नेता के कहने पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या जिला न्यायालय अपना फैसला ना बदल सके। ये जरूरी भी है बेटा। देखो, एक और आपने स्टार्टिंग जब बुक खोली होगी तो एक कानून का शासन वर्ड लिखा होगा, है ना? एक वर्ड लिखा होगा आपने, कानून का शासन। कानून का शासन, तो कानून का शासन का मतलब होता है कि सबके लिए बराबर, सबके लिए बराबर। देखो, कुछ लोग बहुत रईस होते हैं, कुछ लोग बहुत गरीब होते हैं, लेकिन जब गलत होता है तो सभी क्या कहते हैं? हम कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में सभी के लिए दरवाजे खुले हैं। ये नहीं कि अमीर व्यक्ति को ही न्याय मिलता है, ऐसा कुछ नहीं, गरीबों को भी न्याय मिलता है। अभी आपने देखा होगा बीच में दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को कहा कि आप प्रदूषण को कम करने के उपाय करो। कहा कि नहीं कहा? तो यही बात है कि न्यायपालिका सिर्फ अमीरों के लिए काम नहीं करती, सभी के लिए करती है। और कानून का शासन का तात्पर्य है कि कानून सबके लिए, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे विकलांग हो, चाहे रईस हो, चाहे गरीब हो, सबके लिए कानून की रक्षा करने का श्रेय न्यायपालिका को जाता है। ठीक है, तो न्यायपालिका कानून का शासन, इसकी रक्षा करता है, कानून के शासन की रक्षा करता है बेटा। और क्या करता है? लोगों के अधिकारों की रक्षा, लोगों के अधिकारों की रक्षा, लोगों के अधिकारों की रक्षा। और लोगों के विवादों, लोगों व विभिन्न संस्थाओं। अब विभिन्न संस्थाएं क्या क्या होती है बेटा, बताता हूं आपको। विभिन्न संस्थाओं के बीच विवादों को निपटाना, विवादों का निपटारा। ये आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं कि जो हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जो चैप्टर का मतलब है वो क्या होता है, ताकि आपको इंटरेस्ट लगे। तो न्यायपालिका एक बहुत ही बड़ी संस्था है जो भारत के संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है। सेकेंडली, ये कानून के शासन की रक्षा करता है, ये आपको नोट करना है। सबके लिए बराबर, कानून का शासन है कि सबके लिए बराबर सा नियम लागू होगा। जब भी आपने देखा होगा कि कोर्ट में जो एक इस तरह की मूर्ति होती है, उसके एक हाथ में तराजू होता है, एक हाथ में आंखों में पट्टी बंधी होती है। रीजन क्या है उसका? कि वो नहीं देखता कि सामने जो न्याय पाने के लिए आया वो अमीर है, गरीब है, सबके लिए एक जैसा ही रूल्स अप्लाई होता है। लोगों के अधिकारों की रक्षा करना, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। कोई पूछे न्यायपालिका क्यों जरूरी है, आप बोलोगे लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका जरूरी है। लोगों व विभिन्न संस्थाओं, विभिन्न संस्थाएं क्या होती है? मान लो एक राज्य का दूसरे राज्य से पंगा हो गया, दिल्ली का पंजाब से कोई किसी बात को लेकर इश्यू हो गया, कोई विवाद हो गया, उसका निपटारा भी न्यायपालिका करती है। कार्यपालिका अपने पढ़ा, कार्यपालिका, विधायिका, इनके बीच कोई लड़ाई वड़ाई, कोई विवाद हो जाए तो भी निपटारा न्यायपालिका करती है। तो न्यायपालिका के ये मेन काम बता दिए। अब आपको पता है न्यायपालिका का ढांचा, न्यायपालिका हमारे देश में उसका जो ढांचा वो कैसे है।
तो न्यायपालिका को 4 भागों में बांट रखा है। वैसे तो मुख्य 3 रूप से होता है, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, और एक नया है आधीनस्थ न्यायालय। तो मैं सबसे पहले आपको उच्चतम न्यायालय के बारे में बताऊंगा। उच्चतम न्यायालय सिर्फ एक है भारत में। कितना है? एक ही उच्चतम न्यायालय है इंडिया में। वो कहां पर है? नई दिल्ली में बेटा, नई दिल्ली में है उच्चतम न्यायालय। ठीक है, उच्चतम न्यायालय कहां है? नई दिल्ली में। सिर्फ एक ही है पूरे देश में, हमारे देश में एक ही सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट कहो, सर्वोच्च न्यायालय कहो, उच्चतम न्यायालय कहो, तीनों अलग लैंग्वेज में, अलग भाषा में, अलग शब्दों में, मतलब एक है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में एक ही है। अगला स्तर है उसका बेटा हाई कोर्ट। सबसे बड़ा कोर्ट ये बेटा, इंडिया का सबसे बड़ा कोर्ट क्या? उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। और दूसरा मान लो, दूसरा है आपका उच्च न्यायालय, जिसको इंग्लिश में हाई कोर्ट बोलते हैं, उच्च न्यायालय। अच्छा, उच्च न्यायालय कितने हैं भारत में? उच्च न्यायालय बेटा आपके हैं 25 उच्च न्यायालय है पूरे भारत में। आपको कितने हैं? 25 उच्च न्यायालय पूरे भारत में। अब आता है जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय। तो जिला न्यायालय बेटा आपके हैं 672 पूरे इंडिया में, 672 है पूरे इंडिया में। तो ये आपको याद रखने की आवश्यकता भी है। सेकेंडली, ये टॉपिक ना केवल आपकी 11वीं कक्षा में काम आएगा, कि जीवन में जो भी एग्जाम देते हो गवर्नमेंट नौकरी का, या कोई एंट्रेंस देते हो, साथ में कोई आईएएस की तैयारी करेंगे, कोई किसी और तैयारी करेंगे, उसमें बहुत काम आएगा। ये पूछा जाता है कई बार कि कितने उच्च न्यायालय हैं, कितने सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है, कितने जिला न्यायालय, और सबसे लास्ट में आता है अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, सबसे नीचे आता है अधीनस्थ न्यायालय। इसकी संख्या अनलिमिटेड है, तो मैं लिख नहीं सकता, क्योंकि ये राज्य सरकार के अंडर है या हाई कोर्ट के अंडर है, कि भाई अगर आपके यहाँ ज्यादा ही अपराध होते हैं तो भाई एक हाई कोर्ट तो सबको सुलझा नहीं सकता। आपने जॉली एलबी 2 देखी, 1 देखी, उसमें देखा कि कोर्ट के पास कितने सारे केस पेंडिंग है। तो इसलिए कोर्ट अपनी सहूलियत के लिए ये जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना करता है। ठीक है, तो ये सब आप अभी नोट करेंगे। इसके बाद जब नोट हो जाएगा फिर मैं आगे आप लोग टॉपिक ले चल रहा हूं। बच्चों, आपने वो नोट कर लिया, आगे मैंने एक लाइन ऑलरेडी लिख दी है आपको, ताकि समय कम लगे और आपको ज्यादा समझ में आए। ठीक है, तो वही बात जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी कि सरकार के 3 अंग होते हैं बेटा, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। हम इस वीडियो में न्यायपालिका के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक एक करके मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते जाऊंगा, आपको अच्छा लगेगा। अब न्यायपालिका के कार्य होते हैं बेटा। कार्य मैं आपको वर्बली बता चुका हूँ, लोगों की रक्षा करना, अधिकारों की रक्षा करना, विवादों को सुलझाना। लेकिन अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो क्या होंगे बेटा? पहला क्या है? लोगों के अधिकारों की रक्षा करना। पहला कार्य लिख लो आप, लोगों के अधिकारों की रक्षा करना। लोगों के अधिकारों की रक्षा करना ये न्यायपालिका का कार्य है। ठीक है, मेन पॉइंट है ये। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है? विभिन्न संस्थाओं के बीच जो विवाद होता है उसको निपटाना। विभिन्न संस्थाओं के बीच के विवाद को निपटाना, बीच के विवाद को निपटाना। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है? कानून के शासन की रक्षा करना। कानून के शासन का मतलब आपको मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, आप वीडियो को बैक करके समझ सकते हैं। कानून के शासन की रक्षा करना, संविधान की रक्षा करना व व्याख्या करना, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। संविधान की रक्षा व व्याख्या। चलो, बाकी 3 पॉइंट सब अवगत हो। विभिन्न संस्थाएं कौन सी होती है? जैसे आपकी कार्यपालिका, विधायिका, ये सब हो गई। और लोगों के अधिकारों की रक्षा करना, ये आपको पता है कि लोगों के बहुत सारे अधिकार होते हैं, हम मौलिक अधिकारों को ले लेते हैं, स्वतंत्रता, समानता, ये सब की रक्षा करना, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। संविधान की रक्षा करना। एक चीज और है, न्यायपालिका को संविधान का बॉडीगार्ड कहा जाता है, क्योंकि न्यायपालिका एक अलग बॉडी है जो कि संविधान के अनुसार बनी हुई है, और ये संविधान की रक्षा करता है और संविधान के अधिकारों की व्याख्या भी करता है। कोई भी मंत्री, कोई भी कितना बड़ा नेता हो, लेकिन कोई भी ऐसा नियम नहीं बना सकता जो संविधान के विरुद्ध हो। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य बेटा आपका
ये भी करता है। ये चारों काम आपको नोट करने, आपको शॉर्ट में ही चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका संविधान के किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है, ये आपको नोट करवा देता हूं। हालांकि आपके बुक में ये भाग अनुच्छेद नहीं होगा, लेकिन ये जो कंसेप्ट है वो आपके गवर्नमेंट जॉब में काम आएगा। जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी पीजीटी पीआरटी वगैरह, उन सब के लिए काम आएगा। तो भारत के संविधान के भाग 14 में, भारत के संविधान के भाग 14, तो 14 में इसके बारे में, न्यायपालिका के बारे में बता रखा है कि भाग 14 के अनुसार संघ में बेटा संघ की न्यायपालिका और भारत का उच्चतम न्यायालय। तो भाग 14 में ये दे रखा कि एक न्यायपालिका की व्यवस्था की जाएगी और न्यायपालिका में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। अब सुप्रीम कोर्ट सारे काम तो अकेले हैंडल नहीं कर सकता, तो हाई कोर्ट की स्थापना की गई। हाई कोर्ट भी सारे काम हैंडल नहीं कर सकता, तो आपको मैंने लास्ट टॉपिक में भी पहले बताया कि जिला न्यायालय रखा गया। अब जिला न्यायालय के पास भी बहुत सारे काम है, तो अधीनस्थ न्यायालय रखे गए। ठीक है, एक चीज और बताना चाहूंगा आपको मैं कि अनुच्छेद कहां से कहां तक है। अनुच्छेद है बेटा 124 से लेकर 147 तक। तो न्यायपालिका संबंध जो अनुच्छेद है बेटा 124 से 147 तक। 124 में कहा गया कि एक न्यायालय की स्थापना की जाएगी। 124 में क्या कहा गया बेटा कि एक उच्चतम न्यायालय का गठन किया जाएगा। ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसी में उच्चतम न्यायालय का कंसेप्ट आया। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय कंसेप्ट अनुच्छेद 124 से आया। अब आपको पता है 124 में उच्चतम न्यायालय का गठन तो कर दिया। जज चाहिए, वकील चाहिए, इनकी कुछ क्वालिफिकेशन होती है, इनकी कुछ सैलरी होती है, इन सब का जो डाटा है वो 124 से 147 तक में इंक्लूड है। तो ये अनुच्छेद है बेटा, इन अनुच्छेदों के अंतर्गत सिर्फ न्यायपालिका से संबंधित जितने भी नियम है, जितने भी अधिनियम है, वो सब बताए गए हैं। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट है बेटा कि सरकार के 3 अंग होते हैं जिसमें हम न्यायपालिका के बारे में पढ़ रहे हैं। ये 4 काम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। संविधान के भाग 14 में न्यायपालिका के बारे में कहा गया है और अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के बारे में बताया गया है। ठीक है, नोट करेंगे। चलो एक चीज और बताता हूं, उच्चतम न्यायालय में कितने जज होते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हों। उच्चतम न्यायालय में वर्तमान में बेटा 31+1 न्यायाधीश। अब बोलोगे सर 31+1 का क्या अर्थ हुआ, कोई बात। 31 तो बेटा न्यायाधीश हैं आपके, और एक है भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI एक होता है जो कि किसी भी न्यायालय में जाकर अपना फैसला सुना सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में 32 न्यायाधीश हैं। 31+1, 31 तो न्यायाधीश कहलाएंगे, 32वां जो होगा बेटा वो भारत का मुख्य न्यायाधीश। और वर्तमान में कौन है ये, इनका नाम है NV रमना। ये 48 भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, NV रमना, याद रखना आपको 48 में है। ठीक है, इनकी एज कितनी होती है, 65 साल तक ये सेवा को प्रदान करते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि न्यायाधीश कितने साल तक अपना कार्यकाल पूरा करते हैं, तो कार्यकाल 65 वर्ष तक। ठीक है, 65 ईयर तक। मान लो कोई 62 ईयर में अगर न्यायाधीश बना तो 3 साल ही कर पाएगा, तो 65 ईयर तक ही इनका जो टेन्योर है वो है। और उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में थोड़ा कम है बेटा। उच्च न्यायालय में जज यानी न्यायाधीश का जो कार्यकाल है, न्यायाधीश का कार्यकाल बेटा वो है 62 साल का, 62 ईयर्स का। तो ये 2 पॉइंट नोट करने की, सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश हैं या जो मुख्य न्यायाधीश है वो 65 साल तक
और जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश है उनका कार्यकाल 62 साल था। ठीक है, तो नोट कर लेंगे, फिर मैं आगे आपको बताता हूं। तो बेटा अभी तक आपने सीखा कि न्यायपालिका क्या होती है, न्यायपालिका में कितने न्यायालय होते हैं। वही सबसे बड़ा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय होता है ना, उसके बाद हाई कोर्ट, ठीक है, उसके बाद जिला न्यायालय, फिर अधीनस्थ न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट कितना बेटा, एक है, कहाँ है, दिल्ली में। और हाई कोर्ट कितने हैं पूरे इंडिया में, 25 है। 25वां बेटा नया बना है तेलंगाना में 2019 में, याद रखना। और आपको पता है चंडीगढ़ में एक ही न्यायालय है जो कि आप पंजाब हरियाणा दोनों का काम देखता है। तो ऐसे बहुत सारे न्यायालय हैं, आप बोलोगे 28 राज्य है, 25 हाई कोर्ट, तो इसलिए कि कई राज्यों में मिला के एक ही न्यायालय काम देखता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में कुछ स्टेट है उनमें एक ही न्यायालय है, ठीक है। और जिला न्यायालय आपने पढ़े 672 इन इंडिया, और अधीनस्थ न्यायालय तो वो अपनी सुविधा के लिए बंटवारा कर देते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को समझने एक और वो है आपके पास आइडिया। अब जॉली एलबी 2 देख लो या 1 देख लो, बहुत कुछ मिलेगा। और उससे संबंधित एक टॉपिक भी हम लेके आए हैं, वो है बेटा जनहित याचिका, ठीक है। उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले जो चीज है वो है न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है। न्यायाधीशों की नियुक्ति, इसके बारे में एक कंसेप्ट हमारे संविधान में कि जो भी उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश होंगे उनमें सबसे जो एडल्ट मतलब जो सबसे वृद्ध होगा वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनेगा। ये बात आप नोट कर लेंगे जो मैं बोल रहा हूं कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने की परंपरा क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में जितने भी सुप्रीम कोर्ट में 31 अगर जज हैं तो उनमें से जो सबसे वरिष्ठतम सबसे एज वाला होगा उसको भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है, जो कि इस समय 48वें CNV रमना है, ठीक है। और बाकी न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो वो लिख रहा हूं जो मुख्य न्यायाधीश होता है भारत का, मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति करता है, ठीक है, राष्ट्रपति करते हैं। तो याद रखना है आपको कि जो न्यायाधीश है, जैसे कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो हो गई, अब भाई सुप्रीम कोर्ट में भी न्यायाधीश चाहिए आपको, हाई कोर्ट में भी न्यायाधीश चाहिए, है ना। तो उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो उसकी नियुक्ति बेटा वैसे राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसकी सलाह पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो एक ही पद होता है, और ये सबसे बड़ा पद है क्योंकि इसको भी हटाने का तरीका वही है जो राष्ट्रपति को हटाने का तरीका है। अच्छा, राष्ट्रपति को कैसे हटाते हैं, आपने महाअभियोग सुना होगा, महाअभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है उसके पद से। उसी प्रकार जो CGI है इसको भी महाअभियोग तरीके से हटाया जाता है, जो कि आज तक कभी भी किसी मुख्य न्यायाधीश को हटाया नहीं गया, ठीक है। किसी भी मुख्य न्यायाधीश को हटाया नहीं गया क्योंकि बहुत लंबी प्रक्रिया है। महाअभियोग क्या होता है कि संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। जैसे आपको पता है लोकसभा में 545 सीटें, राज्यसभा में 248 सीटें, तो इनके बाद आपको क्या करना है कि दोनों लोकसभा राज्यसभा में विशेष बहुमत चाहिए और राज्य की विधान परिषद से भी वो विशेष बहुमत चाहिए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, तो आज तक कभी नहीं हटाया गया। लेकिन हटाने की प्रक्रिया आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एक नंबर में पूछ सकते हैं कि बेटा न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया क्या है, तो बहुत कठिन है, वो है महाअभियोग, ठीक है। नियुक्ति कैसे होती है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, हाई कोर्ट के और उच्चतम न्यायालय के, ठीक है। अगला पॉइंट में जनहित याचिका, जिसे PIL बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसे कहा गया है PIL। अच्छा, जॉली एलबी मूवी 1 देखी आपने, देखी होगी। उसमें क्या होता है कि एक ड्राइवर सड़क पे सोए लोगों को कुचल देता है, तो उसके बारे में एक पिल लगाता है, कौन, वो जो हीरो होता है। तो PIL का मतलब है जनहित याचिका, यानी कोई भी ऐसा मुद्दा जो लोगों से संबंधित हो उसके बारे में कोई भी व्यक्ति PIL डाल सकता है। और PIL सुप्रीम कोर्ट में आप डायरेक्ट डाल सकते हैं, हाई कोर्ट में डाल सकते हैं, जिला न्यायालय में डाल सकते हैं, ठीक है। तो PIL आपको याद रखनी है। इस कब शुरुआत हुई इसकी बेटा, 1979 से 80 के बीच शुरू हुई थी जनहित याचिका। और एक कंसेप्ट अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया है बेटा, अमेरिका से, ठीक है। अमेरिका से जनहित याचिका कंसेप्ट लिया गया है। सॉरी, मुझे यहां लिखना चाहिए था बेटा। तो अमेरिका से लिया गया है बेटा ये आपका। और कब लिया गया, 1979
1979 से 1980 के बीच इंडिया में अप्लाई हुआ था ये। तो जनहित याचिका, ठीक है, जनहित याचिका एक महत्वपूर्ण है, अमेरिका से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। और जनहित याचिका का मतलब बता दिया मैंने कि जनता की भलाई के लिए अब कोर्ट में आप कोई भी व्यक्ति एक पिल डाल सकता है, जनहित याचिका, जिसके लिए आप मतलब आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने होते। जैसे देखो, एक कॉमन से बात बताता हूँ, अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप डायरेक्ट जा सकते हो। कुछ ऐसे समाज में लोग होते हैं दबे कुचले, जैसे कि प्रदूषण का मुद्दा है, तो प्रदूषण के मुद्दे में भी कई लोगों ने पिल डाल रखी है कि भाई दिल्ली अब जीने योग्य नहीं बची, है ना। ऐसा ही बीच में कोई ऐसा मुद्दा आता है जिसका संबंध बेटा लोगों से होता है, यानी उन गरीबों से होता है। आप जय भीम मूवी देख सकते हैं, वो भी इंटरेस्टिंग इससे जुड़ा हुआ है। तो कुछ ऐसे मुद्दे जो पीड़ित व्यक्ति कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन आप उनके बिहाफ पे जनहित याचिका डालकर उनको न्याय दिलवा सकते हो बेटा, ठीक है। तो इससे जो नियम बनते हैं वो पूरे समाज में, पूरे देश में लागू होते हैं, ठीक है। कहीं भी डाल सकते हो, फिर आप हाई कोर्ट में डाल सकते हो बेटा, सुप्रीम कोर्ट में डाल सकते हो, जिला न्यायालय में डाल सकते हो, ठीक है। अब पढ़ते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। ये भी बेटा अमेरिका से लिया गया, ठीक है, ये भी अमेरिका से लिया गया। आपने हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था ना, अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, तो न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से लिया गया। ये होता क्या है बेटा, ये आपको मैं बस समझा देता हूँ, क्योंकि आपको डिस्क्रिप्शन में एक मैं लिंक डालूंगा, उसमें आपको जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया और बाद में उसको लगा कि यह फैसला संविधान के अनुसार गलत है, तो वह अपने फैसले को बदल सकता है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या सिर्फ न्यायपालिका के पास ये पावर है जिसमें वो अपने किसी भी कानून को बदल सकता है। उसे न्यायिक पुनरावलोकन, न्याय का पुनः से अवलोकन करना, न्याय का पुनः से देखना, ठीक है। तो मेन टॉपिक क्या है बेटा कि जब सर्वोच्च न्यायालय या किसी न्यायालय को ये लगता है कि उसने कोई नियम पारित कर दिया है और कुछ समय बाद उसे ऐसा प्रतीत होता है या उस संविधान की जब चेक करता है संविधान में और कुछ गलत फील होता है, तो वो उस न्याय को वापस कर सकता है, उसे बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। यानी कि लिख देता हूं थोड़ा बहुत कि जब सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि उसने कोई फैसला सुना दिया हो और फिर संविधान के अनुसार गलत है, कोई फैसला व नियम फैसला सुना दिया हो और वह संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, तो उसे बदल सकता है। अनुरूप नहीं है तो वह उस फैसले को चेंज कर सकता है, फैसले को बदल सकता है, फैसले को बेटा बदल सकता है। आप सिर्फ समझो, अभी इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, ठीक है, बदल सकता है। तो इसे बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन, है ना। अगला टॉपिक क्या है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार, जो कि आपके बुक में इसके बॉक्स बना के समझा रखे हैं। एक होता है मौलिक बेटा, मौलिक क्षेत्र अधिकार। मौलिक क्षेत्र अधिकार क्या है कि विभिन्न राज्यों के बीच जो मतभेद होते हैं उनको सुलझाना इसका पहला काम है। और एक और काम है बेटा, वो क्या है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, ठीक है। तो दो महत्वपूर्ण काम है सुप्रीम कोर्ट के। मौलिक अधिकार का हनन हो रहा हो आपको, अब सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, लेकिन आपका फोन चोरी हो गया हो, आप कोर्ट में नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट में पहले जिला न्यायालय, फिर उच्च, फिर ऐसे। तो ऐसा एक रूल बना रखा है। पर किस कंडीशन में जा सकते हो बेटा आप, सिर्फ उस कंडीशन में जब आपके साथ मौलिक अधिकारों का हनन हुआ हो, है ना। तो ये हो गया बेटा, यानी संघ व राज्यों के बीच जो विवाद होता है, संघ व राज्यों के बीच के विवाद को सुलझाना, ठीक है, ये मौलिक हो गया। अपीलीय भाई, अपीलीय क्या होते हैं, मान लो कोई फैसला आपको नीचे वाली अदालत ने दिया और आपको लगता है वो गलत लग रहा है, हाई कोर्ट ने दिया तब भी गलत लग रहा है, जैसे कि मूवी बोलता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, मैं हाई कोर्ट जाऊंगा ना, तो गलत लगता है, तो क्या करेंगे, तो अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो निचली अदालतों के जो फैसले आते हैं बेटा, वो अपील द्वारा सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के अंडर आते हैं, डायरेक्ट नहीं आते, वो अदालत के बाद ही अगले स्टेप में बढ़ते हैं, ठीक है। यानी कि अधीनस्थ न्यायालयों के मामले, अधीनस्थ यानी कि जो भी इसके नीचे है, अधीनस्थ में सब आ जाएंगे, हाई कोर्ट, जिला कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों के मामले,
ये मामले, ठीक है बेटा। अगला है इसका बेटा, वो है इसका सलाहकारी। सलाहकारी, ये सलाह देता है गवर्नमेंट को कि आप ऐसे करो। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण कम करो, अभी मोदी जी के वाहन को रोक लिया गया, बीच में पंजाब जा रहे थे, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब कि भाई क्यों रोका गया, क्योंकि वो देश के बड़े नेता है इसलिए। तो सलाहकारी, सलाह देता है सरकार को, यानी कार्यपालिका और विधायिका को सलाह देता है बेटा, वह विधायिका को सलाह देता है, सलाह, ठीक है। एक और काम है बेटा इसका, वो आपको बताता हूं, वो है रिट। रिट जारी करना, रिट मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। मौलिक अधिकार कितने बेटा? 6 हैं बेटा। तो रिट में क्या होता है? परामर्श, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, है ना, ये सब होता है। तो रिट जारी करना ये मेन काम है बेटा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के, उच्चतम न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के। ये 4, एक विशेष बेटा, एक विशेष भी है। वो विशेष क्या है कि भारतीय भूभाग पर अगर किसी फैसले को लेकर स्पेशल कमेटी, स्पेशल कोई फैसला सुनाना हो, तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट का, इसे बोलते हैं विशेषाधिकार। विशेषाधिकार लास्ट टॉपिक है बेटा, ये आपका विशेषाधिकार। ये क्या होता है कि भारतीय भूभाग पे कोई ऐसा मामला, भारतीय भूभाग पर कोई ऐसा मामला जो देश हित में हो, जो देश से जुड़ा हो, उस पर फैसला, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल अयोध्या वाला केस बेटा। अयोध्या वाला केस के लिए 4 जजों की वो की गई थी टीम, 4-5 जजों की टीम बनाई गई थी। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने बता दिए इस चैप्टर से। जितने भी इस चैप्टर में क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा, वो मैंने आपको समझा दिया है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और ये पहली बार फेस टू फेस ले रहा हूं आपकी क्लास को, बहुत प्यार मिला आपको एनबी लर्निंग का। तो मैं चाहता हूं कि आप एनबी लर्निंग से जुड़े रहिए। हम चाहते हैं कि आप एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे बेटे बन के देश की सेवा करें, अपनी सेवा करें, और बहुत जल्दी आपको गवर्नमेंट जॉब मिले। जो भी बनना चाहते हैं बने। मेरा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। धन्यवाद।